नमस्कार, मैं हूं दिव्या। डेली यूपी में आपका स्वागत है। आज है 23 अगस्त, दिन बुधवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। यूपीपीएससी मुख्य परीक्षा का जारी हुआ शेड्यूल। आज शाम में चंद्रमा पर उतरेगा चंद्रयान 3। यूपी के स्कूलों में इसके प्रसारण पर उठे सवाल। यूपी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कन्वेंशन सेंटर बनाने की तैयारी कर रही योगी सरकार। यूपी में उल्टी दिशा में गाड़ी चलाने पर इस तकनीक की मदद से पंचर हो जाएंगे टायर। सुपरस्टार रजनीकांत ने सीएम योगी के पैर छूने की बताई वजह। चलिए बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश के अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। जल्द यूपी में 1339 पदों पर शहरी निकायों में निकलेगी भर्ती। यूपी में 1339 पदों पर शहरी निकायों में जल्द ही भर्ती निकलने वाली है। इन 1339 पदों में 920 पदों पर सीधी भर्ती और 419 पदों को पदोन्नत करके के जरिए भरा जाना है। मिली जानकारी के अनुसार लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले ही स्थानीय निकाय निदेशालय यह कोशिश कर रहा कि भर्ती की प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। बता दें कि समूह क व ख में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से और समूह ग के पदों को अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से भरने का प्रस्ताव भेजा जाना है। उत्तर प्रदेश पर्यटन में आज हम बात करेंगे सेना संग्रहालय के बारे में। सेना का यह संग्रहालय उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में स्थित है, जिसका नाम आर्मी सर्विस कॉर्प्स मुस्लिम है। यहाँ आपको सेना के कई हथियार देखने को मिलेंगे। ये वैसे हथियार है जो पुराने समय में सेना इस्तेमाल करती थी। यहाँ आपको कई तोपें और बंदूकें देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा यहाँ पुराने समय की पनडुब्बी भी रखी है। यदि आपको भारत के गौरवशाली इतिहास के बारे में जानना है तो ये इस संग्रहालय में घूमने आ सकते हैं। यूपीपीएससी मुख्य परीक्षा का जारी हुआ शेड्यूल। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा पीसीएस मुख्य परीक्षा के कार्यक्रम की घोषणा होने के साथ ही आधिकारिक शेड्यूल भी जारी किए जा चुके हैं, जहां बताया गया है कि यूपीपीएससी पीसीएस मुख्य परीक्षा में 26 से 29 सितंबर तक आयोजित होंगे। परीक्षा के लिए पंजीकृत उम्मीदवार इसे आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाकर चेक और डाउनलोड कर सकते हैं। वहीं इस परीक्षा के मुख्य कार्यक्रम को भी जानने के लिए आप इसके बताए गए आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश पहचान में आज हम बात करेंगे रवि किशन के बारे में। ये एक भारतीय अभिनेता हैं। इनका जन्म 17 जुलाई वर्ष 1971 में उत्तर प्रदेश के जौनपुर में हुआ था। ये प्रसिद्ध टेलीविजन शो बिग बॉस और एक से बढ़कर एक जलवे सितारों में भी आ चुके हैं। इन्होंने वर्ष 2014 में तेलुगु फिल्म रेस गुर्रम में भी काम किया था। साथ ही वर्ष 2017 में हेबुली, जो कि एक कन्नड़ फिल्म है, यहाँ भी मुख्य किरदार में नजर आए। इसके अलावा किक 2 तेलुगु में भी ये काम कर चुके हैं। रवि किशन कई भोजपुरी फिल्मों में भी काम कर चुके हैं। ये कई पुरस्कार से भी सम्मानित हुए, जिनमें ईटीवी भोजपुरी सिनेमा सम्मान 2008 के कार्यक्रम में सबसे अधिक प्रसिद्ध अभिनेता का पुरस्कार मिला। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने भारत के साथ मैच से पहले कही ये बात। एशिया कप 2023 के आयोजन में अब महज कुछ ही समय बाकी रह गए हैं। 30 अगस्त से इसका आगाज शुरू हो जाएगा, जहां 2 सितंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच मैच खेले जाएंगे। अब इसी बीच भारतीय टीम को लेकर इशारों में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान का एक बड़ा बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कहा है कि टीम के सभी खिलाड़ी जीत के भूख से प्रेरित हैं और सभी की नजरें अब एशिया कप और विश्व कप खिताब जीतने पर टिकी हैं। हमने हाल ही में देखा है कि विभिन्न मैचों में अलग अलग खिलाड़ी मैन ऑफ द मैच बने हैं। यह किसी भी टीम के लिए एक अच्छे संकेत हैं। जब आप बड़े टूर्नामेंट में प्रदर्शन करते हैं तो टीम और व्यक्तिगत रूप से आपका मनोबल बढ़ता है। आज शाम में चंद्रमा पर उतरेगा चंद्रयान 3। यूपी के स्कूलों में इसके प्रसारण पर उठे सवाल। आज चंद्रयान 3 चंद्रमा पर उतरने वाला है। इसे लेकर उत्तर प्रदेश में शासन द्वारा यह निर्देश दिया गया है कि स्कूलों में इसका सीधा प्रसारण किया जाए। साथ ही कहा गया है कि शाम को निर्धारित समय पर स्कूलों में विशेष सभा का आयोजन किया जाए। वहीं शिक्षा मंत्रालय का हवाला देते हुए शासन द्वारा कहा गया 23 अगस्त को शाम 5:27 पर चंद्रयान 3 के चंद्रमा पर उतरने की प्रक्रिया का इसरो वेबसाइट, यूट्यूब चैनल और डीडी नेशनल पर सीधा प्रसारण किया जाएगा। अब इसे लेकर शिक्षक संगठनों द्वारा नाराजगी जताई जा रही। दरअसल विशिष्ट बीटीसी वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संतोष कुमार तिवारी द्वारा कहा गया है कि वे इसका बहिष्कार करेंगे। इतनी शाम को महिला शिक्षकों की सुरक्षा व्यवस्था कैसे होगी? जनता दर्शन के दौरान सीएम योगी ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। एक बार फिर से जनता की समस्याओं को लेकर योगी सरकार द्वारा अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। दरअसल बीते ही दिनों गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि वे जनता की समस्याओं पर पूरी गंभीरता, संवेदनशीलता और ध्यान से सुने, साथ ही उनका त्वरित निस्तारण कराएं ताकि किसी को भी परेशान ना होना पड़े। जरूरतमंदों को शासन की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाए। जिन्हें इलाज में सरकार से आर्थिक सहायता की आवश्यकता है, उनके एस्टीमेट की प्रक्रिया को शीघ्रता से पूर्ण कराया जाए। यदि कोई जमीन कब्जा या दबंगई का काम कर रहा है तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्यवाही की जाए। आगे उन्होंने कहा कि हर पीड़ित की समस्या का निस्तारण निष्पक्ष रूप से उसकी संतुष्टि के अनुरूप किया जाना सुनिश्चित होना चाहिए।
यूपी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कन्वेंशन सेंटर बनाने की तैयारी कर रही योगी सरकार। उत्तर प्रदेश के 5 शहरों को सीएम योगी एक बड़ा तोहफा देने वाले हैं। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लखनऊ, गोरखपुर, मुरादाबाद, प्रयागराज और आगरा में कन्वेंशन सेंटर बनने की बात सामने आई है। आवास विभाग ने सीएम योगी के निर्देश पर काम करना भी शुरू कर दिया है। फिलहाल 20 साल की जरूरतों को ध्यान में रखकर इसका मॉडल तैयार किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कन्वेंशन सेंटर बनाने का सरकार का उद्देश्य यह है कि प्रदेश में किसी भी तरह के विश्व स्तरीय सेमिनार या किसी अन्य कार्यक्रम का आयोजन हो तो इसके लिए निजी संस्थानों का सहारा न लेना पड़े। एक ही जगह पर इस तरह की सुविधा उपलब्ध हो कि बड़े से बड़े और भव्य कार्यक्रमों का आयोजन भी हो जाए। इसके साथ ही यहाँ मल्टी लेवल पार्किंग भी बनाई जाएगी, जहाँ 300 गाड़ियों को आसानी से पार्क किया जा सके। यूपी में जन कल्याणकारी योजनाओं पर बीते 5 सालों में 6 गुना वृद्धि हुई दर्ज। उत्तर प्रदेश में सरकार जनता की सुविधाओं का बेहतर ख्याल रख रही। अब इसी कड़ी में समाज जन कल्याणकारी योजनाओं में लगातार खर्च कर रही है, जिनमें राज्य के लोगों के लिए बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य, शहरी सुविधाओं का विकास, पेयजल, साफ सफाई आदि शामिल है। मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक सामाजिक सुविधाओं के बजट में बीते 5 सालों से लगभग 6 गुना वृद्धि दर्ज हुई है, जिनमें सबसे अधिक जलापूर्ति और साफ सफाई की योजना पर खर्च किए गए हैं। लखनऊ में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बुलाई बैठक। आज लखनऊ में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने लोकसभा चुनाव की रणनीति व इसकी तैयारियों को लेकर एक अहम बैठक करने वाली हैं। इस बैठक में पार्टी के कई बड़े पदाधिकारी भी शामिल होंगे। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार बैठक में संगठन विस्तार, बूथ गठन, सेक्टर गठन के साथ ही कैडर कैंप की तैयारियों पर चर्चा की जा सकती है। इन दिनों लगातार मायावती मंडलवार संगठन विस्तार को लेकर फीडबैक ले रही। मालूम हो कि इस बार के लोकसभा चुनाव में अपने दम पर चुनाव लड़ने का ऐलान मायावती की तरफ से किया गया है। यूपी में उल्टी दिशा में गाड़ी चलाने पर इस तकनीक की मदद से पंचर हो जाएंगे टायर। अक्सर लोग ट्रैफिक नियम का पालन नहीं करते, जिससे कई तरह की दुर्घटनाएं होने की आशंका और भी बढ़ जाती है। अब इसी को देखते हुए यूपी ट्रैफिक पुलिस एक नई योजना अपना रही है। दरअसल जो भी ट्रैफिक रूल्स के विरुद्ध जाकर उल्टी दिशा में गाड़ी चलाते हैं तो ऐसा करना उनके लिए भारी पड़ सकता है। इसके लिए लखनऊ में खास ब्रेकर लगाने का इंतजाम किया जा रहा, जहां उल्टी दिशा में जाने वाली गाड़ी के ब्रेकर पार करते ही पंचर हो जाएंगी। यह ब्रेकर अहमदाबाद में लगे ब्रेकर के तर्ज पर तैयार किया जा रहा, लेकिन फिलहाल इसे ट्रायल के लिए शहर के 2 मुख्य मार्ग और फ्लाईओवर पर ही लगाया जा रहा है। सुपरस्टार रजनीकांत ने सीएम योगी के पैर छूने की बताई वजह। अभी हाल में ही सीएम योगी के पैर छूने को लेकर सुपरस्टार रजनीकांत चर्चा में बने हुए हैं। इसे लेकर उन्हें सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल भी किया जा रहा। बता दें कि रजनीकांत अपनी फिल्म जेलर के प्रमोशन को लेकर लखनऊ आए थे, जहां उन्होंने सीएम योगी से मुलाकात के दौरान उनके पैर छू लिए। सोशल मीडिया पर यह तस्वीर सामने आई और फिर रजनीकांत को ट्रोल किया जाना शुरू कर दिया गया, जहां यह कहा जा रहा कि रजनीकांत से सीएम योगी उम्र में काफी छोटे हैं, ऐसे में उन्हें सीएम योगी के पैर नहीं छूने चाहिए। अब इसे लेकर रजनीकांत ने बयान दिया है, जहां उन्होंने कहा है कि वो मुझसे छोटे हैं, लेकिन ये मेरी आदत है। मेरे सामने कोई सन्यासी या फिर योगी आते हैं तो मैं उनके पैर जरूर छूता हूँ। 1000 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर आज अयोध्या में पहुंचेगा 600 किलो वजनी शिवलिंग। 600 किलो वजन के शिवलिंग को मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर से अयोध्या लाया जा रहा है। आज के ही दिन शिवलिंग अपने 5 दिनों में 1000 किलोमीटर की यात्रा को पूरा कर अयोध्या आने वाला है। इसकी ऊंचाई लगभग 4 फीट है, जो नर्मदा नदी के किनारे मिला था। नर्मदा नदी के किनारे मिलने के कारण लोग इसे नर्मदेश्वर महादेव के नाम से भी पुकारते हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि यह शिवलिंग श्री राम मंदिर परिसर में स्थापित किया जाना है, लेकिन फिलहाल राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से इसे लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। उत्तर प्रदेश के मौसम का मिजाज, चलिए अब जानते हैं उत्तर प्रदेश के मौसम के मिजाज के बारे में। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लगभग सभी स्थानों तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश के अनेक स्थानों पर बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। वहीं मौसम विभाग द्वारा चेतावनी देते हुए बताया गया है कि राज्य के 1 या 2 स्थानों पर मेघ गर्जन तथा आकाशीय चमक के साथ भारी बारिश होने की संभावना है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 1 या 2 स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश और पूर्वी उत्तर प्रदेश के 1 या 2 स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के पार्ट 2 से यूपी के लोकसभा सीटों पर होगा फोकस। 2 अक्टूबर को गुजरात के पोरबंदर से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का पार्ट 2 शुरू होने वाला है। इस बार राहुल गांधी की इस यात्रा का पूरा फोकस 80 लोकसभा वाले प्रदेश उत्तर प्रदेश पर रहेगा, जहां राहुल गांधी यूपी में 5 से 10 दिनों की यात्रा करेंगे। पूर्वांचल के जिलों से होते हुए ये यात्रा गुजरने वाली है। मिली जानकारी के अनुसार लोकसभा की 23 सीटें साधने की कोशिश यहां कांग्रेस करने वाली है। इस दौरान राहुल गांधी के इस यात्रा में यूपी के कई बड़े दिग्गज नेता, जिनमें अखिलेश यादव और जयंत चौधरी भी शामिल हो सकते हैं।
यूपी में बीजेपी पार्टी में बदलाव की चल रही तैयारी। सभी राजनीतिक पार्टियों की नजर लोकसभा चुनाव पर टिकी हुई है। कई पार्टियां आगामी चुनाव को लेकर जोरों शोरों से तैयारी करने में लगी हैं, जहां भाजपा भी पीछे नहीं। जहां हाल में ही चर्चा थी कि भाजपा पार्टी अपने पार्टी के जिलाध्यक्षों में बड़ा बदलाव कर सकती है, लेकिन अब तक इस बदलाव में किसी प्रकार की सुगबुगाहट देखने को नहीं मिली। अब इसी कड़ी में प्रदेश मुख्यालय में वोट बढ़वाने की मुहिम के लिए बैठक बुलाई गई थी। वहीं पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों की तरफ से दावा किया गया कि बदलाव की प्रक्रिया लगभग फाइनल की जा चुकी है, लेकिन अंतिम मंथन प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी और प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह के बीच में बाकी। कई विदेशी पर्यटकों को लेकर आज मिर्जापुर के चुनार पहुंचेगा यह लग्जरी क्रूज। वाराणसी जिले की सीमा में पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से रवाना हुआ लग्जरी क्रूज एमवी राजमहल विदेशी मेहमानों के साथ दाखिला हुआ। इस दौरान कैथी मार्केंडे महादेव मंदिर को क्रूज पर सवार पर्यटकों ने देखा। बता दें कि यह क्रूज कुल 32 विदेशी पर्यटकों को लेकर आया है, जो जर्मनी, यूएसए और ब्रिटेन के हैं। यहाँ इन पर्यटकों को काशी के धरोहर के साथ साथ मिर्जापुर के पर्यटन स्थलों पर भी सैर करवाने की तैयारी है। आज यह क्रूज मिर्जापुर के चुनार पहुंचने वाला है। दिल्ली और नोएडा के तर्ज पर झांसी में भी शुरू होगी ई साइकिल की सुविधा। दिल्ली और नोएडा जैसे शहरों के तर्ज पर जल्द ही झांसी में भी ई साइकिल सेवा शुरू होने वाली है। दरअसल स्मार्ट सिटी मिशन के तहत इस योजना को शुरू करने की तैयारी झांसी के नगर निगम द्वारा एक लंबे समय से की जा रही थी। इसके लिए शहर में कई जगहों पर पार्किंग स्टैंड भी बनाए गए ताकि यहाँ ई साइकिल को पार्क किया जा सके। यह पार्किंग स्टैंड झांसी किला, नगर निगम ऑफिस, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, मेडिकल कॉलेज, एलाइट चौराहा के साथ साथ 12 जगहों पर बनाए गए हैं। बता दें कि ट्रैफिक की समस्या को देखते हुए और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ई साइकिल की योजना तैयार हो गई है। इस ई साइकिल सेवा को आप ऐप की मदद से रिचार्ज करके एक दिन, एक सप्ताह या इससे अधिक दिनों तक बुक कर सकते हैं। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में अतिथियों के ठहरने के लिए हाईटेक सुविधाओं से लैस टेंट सिटी बसाने की चल रही तैयारी। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट लगातार इसके भव्य आयोजन में जुटी है, जहां रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को और भी ऐतिहासिक बनाने के लिए पूरी तैयारी की जा रही। इस आयोजन में कई बड़े मेहमान, साधु संत आदि लोगों का आगमन होने वाला है, जहाँ लोग केवल देशी नहीं विदेशों से भी आने वाले हैं। इन मेहमानों के ठहरने की व्यवस्था को लेकर प्रयागराज के कुंभ के तर्ज पर हाईटेक सुविधाओं से लैस अस्थायी टेंट सिटी बसाने की तैयारी चल रही है। वाराणसी के 10 गांवों की जमीन पर वर्ल्ड सिटी एक्सपो बनाने की चल रही तैयारी। पूर्वांचल की पहली एकीकृत आवासीय योजना वर्ल्ड सिटी एक्सपो को लेकर काम शुरू किया जा रहा। यह काम उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के रिंग रोड फेज 1 के किनारे 10 गांवों की जमीन पर किया जाना है। इसके लिए इन 10 गांवों में रहने वाले किसान जिनकी ये जमीन है, उन्हें आवास विकास परिषद द्वारा नोटिस जारी किया जा चुका है। सरकार द्वारा यह योजना वाराणसी के ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए लाई गई है। अधिकारियों द्वारा इस योजना को लेकर कहा गया है कि आवास विकास परिषद द्वारा बनाए जाने वाले वर्ल्ड सिटी एक्सपो को गृह स्थान व बाजार की योजना के तहत विकसित किया जाएगा। साथ ही इस योजना में अलग अलग गतिविधियों को भी शामिल किया गया है। गोरखपुर में विकास कार्यों की धीमी गति को देख सीएम योगी ने जताई नाराजगी। अभी हाल में ही 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आए थे, जहां इन्होंने विकास कार्य की समीक्षा की। कार्य की गति को धीमी देख उन्होंने नाराजगी जाहिर के साथ ही कुछ जरूरी निर्देश भी दिए। अधिकारियों को निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि विकास परियोजनाओं को समय से पूरा करें। परियोजनाओं में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कोई बहाना बनाकर परियोजनाओं को लंबित रखना भी उचित नहीं है। इसके साथ ही गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखा जाए। इटावा लायन सफारी में बिजनौर से लाए गए तेंदुए की मौत। अभी हाल में उत्तर प्रदेश में विधानसभा सत्र संपन्न हुआ है। इस सत्र के दौरान नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने इटावा के लायन सफारी में हुई शावकों की मौत पर सवाल उठाया था। अब बिजनौर से इटावा सफारी में लाए गए तेंदुए की मौत हो गई है। साथ ही अधिकारियों पर यह आरोप भी लगाए गए हैं कि तेंदुए की मौत को लेकर इन्होंने 2 दिनों से चुप्पी साध रखी थी। अधिकारियों के अनुसार 12 अगस्त को बिजनौर से बचाए गए और इटावा लायन सफारी में लाए गए एक तेंदुए की 19 अगस्त को मौत हो गई। पहले से ही 5 शेर शावकों की मौत को लेकर सफारी प्रशासन की आलोचना की जा रही थी। मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक कथित तौर पर तेंदुए की मौत की खबर को 2 दिनों तक दबाए रखा। कई कारणों से भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के ही दिन वर्ष 1947 में वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री बने थे। आज के ही दिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दास व्यापार और उसके उन्मूलन की याद के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं। आज के ही दिन वर्ष 1905 में HBR अयंगर का जन्म हुआ था, जो कि एक सिविल सेवक थे। आज के ही दिन वर्ष 1944 में भारतीय फिल्मों की मशहूर हीरोइन सायरा बानो का जन्म हुआ था। IIT इलाहाबाद में BTech में दाखिल लेने वाले विद्यार्थियों के लिए अच्छी खबर। उन छात्र छात्राओं के लिए अच्छी खबर है जो IIT इलाहाबाद में इस साल BTech में दाखिला लेने वाले हैं, क्योंकि इस विश्वविद्यालय में BTech में दाखिला लेने वाले छात्र तकनीकी शिक्षा हासिल करने के साथ ही मनोविज्ञान और विधि की पढ़ाई भी कर सकेंगे।
यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत शुरू किया जाएगा, जो इसी वर्ष से संस्थान मेजर और माइनर डिग्री प्रदान करेगा। जो विद्यार्थी इस साल प्रवेश लेने वाले हैं या ले लिए हैं, वे आगे जाकर बीटेक ऑनर्स की डिग्री भी ले पाएंगे। काम की बात में आज हम जानेंगे मिनटों में जले बर्तन को कैसे चमकाएं। कई बार ऐसा होता है कि खाना या दूध जैसी चीजें गैस पर चढ़ाने के बाद हम उसे उतारना ही भूल जाते हैं। फिर खाना जलने के साथ साथ बर्तन भी जल जाते हैं, जिससे सफाई करने में सबसे ज्यादा परेशानी होती है। जले बर्तन पर लगे जिद्दी दाग को हटाना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन कुछ टिप्स को जानकर आप इसकी सफाई मिनटों में कर सकते हैं। इसके लिए आप प्याज के छिलकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आपको प्याज के छिलकों को पानी के साथ अच्छे से उबालना होगा, जब तक यह उबल कर पेस्ट न बन जाए। फिर इसे स्टील स्क्रबर से साफ कर दे, आपके बर्तन चमकने लगेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। अब हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसके जवाब बताएंगे, जो कि स्टेट, पीसीएस, पुलिस, दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, यूपी स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। तो हमारा पहला सवाल है, हाल ही में किसने आईआईटी दिल्ली कैंपस में जनरेटिव एआई पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस शुरू किया है? ऑप्शन ए है डीजीजीओ सॉल्यूशन, ऑप्शन बी है विप्रो, ऑप्शन सी है आईबीएम, ऑप्शन डी है टीसीएस। इसका सही उत्तर है विप्रो। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस बीमारी को खत्म करने के लिए वर्ष 2027 का लक्ष्य रखा है? ऑप्शन ए है कोरोना, ऑप्शन बी है डेंगू, ऑप्शन सी है लसिका फाइलेरिया, ऑप्शन डी है चमकी बुखार। इसका सही उत्तर है लसिका फाइलेरिया। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुफ्त ओणम किट प्रदान करने का निर्णय लिया है? ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है उड़ीसा, ऑप्शन डी है मेघालय। इसका सही उत्तर है केरल। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक रोजगार उपलब्ध करवाने वाला उद्योग कौन सा है? ऑप्शन ए है चीनी उद्योग, ऑप्शन बी है साबुन उद्योग, ऑप्शन सी है हथकरघा, ऑप्शन डी है कृषि यंत्र उद्योग। इसका सही उत्तर है हथकरघा उद्योग। किसान मित्र योजना उत्तर प्रदेश में कब शुरू हुई थी? ऑप्शन ए 18 जून 2001, ऑप्शन बी 18 जून 2005, ऑप्शन सी 18 जून 2006, ऑप्शन डी 18 जून 2010। इसका सही उत्तर है 18 जून 2001। सवाल जवाब के दौर अब समाप्त होते हैं। उत्तर प्रदेश के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें डेली यूपी। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। और हाँ, आप उत्तर प्रदेश के जिस भी क्षेत्र से देख रहे हैं उस क्षेत्र का नाम हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।